पिछले कुछ टाइम से अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे ना कि जितने भी मिनी पीसीज या लैपटॉप्स हैं इनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की बात चल रही है कि भैया हमारे को कम पावर ड्रॉ में परफॉर्मेंस चाहिए। सबसे पहला खिलाड़ी इस मार्केट में उतरा था एप्पल। पहले एप्पल के इंटेल बेस्ड मैकबुक्स आते थे, फिर उन्होंने कहा भैया हम आर्म बेस्ड मैकबुक्स बनाएंगे। उन्होंने अपनी एम सीरीज चिपसेट को इंट्रोड्यूस करा। अब एप्पल अपना धंधा जमा के बैठा था। उसके बाद भाई क्वालकॉम को लगा नहीं भैया हम विंडोज पे आर्म चला देंगे, हम भी आएंगे मार्केट में। फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक्स वाले लैपटॉप आए जिसमें एक्स एलीट भी था, फिर एक्स प्लस भी था और एक्स भी थे, मतलब अलग अलग प्राइस रेंज के लैपटॉप्स थे। बट वो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए बिकॉज अभी विंडोज ऑन आर्म का जो इकोसिस्टम है वो उतना अच्छे से बिल्ड हो नहीं पा रहा था। कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आई, डे वन पे एप्स वगैरह नहीं मिल रही थी। यही सेम कहानी एप्पल के साथ भी थी, लेकिन एप्पल की अब 5th जनरेशन आ चुकी है M5। लेकिन स्नैपड्रैगन अगर देखो तो उनकी पहली थी। अभी X2 की बात चल रही है, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। उसके बाद मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी एनवीडिया कह रहा भैया हम भी आर्म की रेस में दौड़ेंगे और RTX स्पार्क इन्होंने अपना अनाउंस कर दिया कि भाई अब विंडोज ऑन आर्म वाले लैपटॉप्स आएंगे विद एनवीडिया का चिपसेट। अब एनवीडिया पहले भैया मोटा पैसा लेके बैठा, इन्होंने तो विंडोज वालों से भी सेटिंग बना ली और इन्होंने अनाउंसमेंट के टाइम पे जो परफॉर्मेंस की बातें करी है, यूनिफाइड मेमोरी, बहुत सारी चीजें बताई। और ये जब कॉम्प्यूटेक्स के टाइम पे अनाउंस हुआ हम ताइवान में ही थे और एनवीडिया वालों ने हमसे बोला कि आप हमारा RTX स्पार्क एक्सपीरियंस करोगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं, हम आए किस लिए यहाँ पे। तो हमने भाई इनके बहुत सारे डेमोज देखे किस तरीके से विंडोज पे काम कर रहे हैं। भाई बहुत तगड़े तगड़े प्रोडक्टिव टास्क, AI एजेंट, सब कुछ इन्होंने लैपटॉप्स और मिनी पीसीज पर रन कर रखा था। एंड मेन स्ट्रीम OEM ब्रांड्स के कौन कौन से लैपटॉप्स और मिनी पीसीज आने वाले हैं विद RTX स्पार्क, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये एक तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन आप मान सकते हो RTX स्पार्क का। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब मारो और वीडियो अगर यहां तक अच्छी लग रही है तो लाइक मारो। हम RTX स्पार्क की बात से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर टेक्निकली देखते हैं, ये जो प्रोसेसर है इन्होंने MediaTek के साथ मिलकर बनाया है एंड इसका कोड नेम N1X है। मतलब बेसिकली जो बिल्कुल टॉप परफॉर्मिंग प्रोसेसर है उसी के बारे में इन्होंने सब बात करी है। कुछ टाइम बाद इसका N1 भी आएगा, बेसिकली बजट वेरिएंट, अभी उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एंड ये हमारा अप टू 20 कोर का CPU होगा विद अप टू 10 परफॉर्मेंस कोर्स एंड अप टू 10 एफिशिएंसी कोर्स। और ये किस डायमेंसिटी प्रोसेसर से लिए गए हैं वो भी मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं। तो देखा जाए तो एक मोबाइल वाला ही प्रोसेसर है, बट वो अब PC का स्केल्ड वर्जन है, यानी कि पावर ड्रॉ वगैरह ज्यादा कर पाएगा। बट स्टिल कंपेयर टू x86 आर्किटेक्चर कम पावर ड्रॉ में बेटर परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये x86 और ARM बेस्ड चिपसेट क्या होता है ना, इसके बारे में भी अभी आगे बताता हूं। रुको। और इसके अंदर हमारे को अप टू 6144 ब्लैकवेल RTX GPU कोर्स मिलेंगे, यानी कि RTX की ताकतें इस GPU के अंदर भी हैं। वही DLSS, फ्रेम जनरेशन, रे ट्रेसिंग, एनवीडिया रिफ्लेक्स, सब कुछ मिलेगा। और इसके अंदर कोई भी NPU नहीं है। वैसे भी इसको मार्केट भी AI PC के लिए कर रहे हैं। डेडिकेटेड परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया बिकॉज ये यूनिफाइड मेमोरी पे काम करेगा, यानी कि जो GPU है वो RAM शेयरिंग के साथ काम करेगा। वैसे इन्होंने अपनी AI की पावर को बताया 1 पेटाफ्लॉप ऑफ AI परफॉर्मेंस। अब इसको डायरेक्टली टॉप्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 टॉप्स की पावर है। बट स्टिल जो उसके पैरामीटर्स है ना वो अलग अलग है। जब रियल लाइफ में हमारे पास आएगा ना तब हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। हाँ भाई अगर किसी GPU से कंपेयर करते हैं कुछ है तो कहां स्टैंड करता है। वैसे ऑफिशियली एनवीडिया कहता है कि RTX 5070 लेवल की परफॉर्मेंस ये RTX स्पार्क दे पाएगा। अब भाई वो 5070 लैपटॉप वाला है, PC वाला है, वो भी एक सवाल आता है। अब रैम की अगर बात करते हैं, यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर पे काम करता है, वही जहां पे हमारा जो GPU है वो रैम की मेमोरी को शेयर करता है, यानी कि हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं होती यहाँ पे VRAM की किसी भी लेवल का टास्क करने के लिए। और इसके अंदर LPDDR5X रैम होगी जिसकी बैंडविड्थ 300 Gbps होगी। तो डेटा ट्रांसफर इतना फास्ट होगा कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगी। और यही सेम यूनिफाइड मेमोरी हमारी एप्पल में भी यूज होती है। इवन AMD के AI प्लस वाले जो प्रोसेसर आए थे विद x86 आर्किटेक्चर, उसके अंदर भी सेम ही चीज ये कर रहे थे। अब इससे क्या होता है ना, मशीन काफी एफिशिएंट भी हो जाती है और परफॉर्मेंस भी काफी बेटर निकलती है। और इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें जो CPU GPU कनेक्टेड है वो NVLink के थ्रू कनेक्टेड है। इसकी जो स्पीड्स है ना PCI लेंस की, अगर हम PCI Gen 5 से कंपेयर करते हैं तो उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड्स हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 600 Gbps बैंडविड्थ बता रहा हूं। अब टेक्निकली इतनी इंफॉर्मेशन थी, अब कितने RT कोर्स, टेंसर कोर्स या और भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, पावर ड्रॉ, ये सब इन्होंने नहीं बताया। इवन जो हमने भी एक्सपीरियंस करा, हमारे को भी सिर्फ डेमो दिखाए गए थे, उसके अंदर ज्यादा टेक्निकलिटीज हमारे को बताई नहीं। अभी जब ऑफिशियली रोल आउट होगा तब उस टाइम पे देखेंगे। और हाँ, N1 चिपसेट की मैं आपको बता रहा था ना, RTX 5050 के इक्विवेलेंट होगा और 12 कोर का CPU होगा उसके अंदर। तो अपना मेन सवाल यही आता है भाई ये ARM क्या है और x86 क्या है। देखो हम इंटेल AMD के लैपटॉप PCs या मैकबुक पुरानी उठाओ इंटेल वाली हम चला रहे थे, सब x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे। बेसिकली x86 में क्या होता है ना, आपको रॉ परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है, बेटर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी मिलती है, बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। और ये x86 ना काफी मैच्योर इकोसिस्टम है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। ऑब्वियसली मार्केट में हर चीज डेवलप ही उसके आसपास उसी हिसाब से होती है। फिर ये जो ARM बेस्ड चिपसेट आई है, चाहे एप्पल की M सीरीज होगी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के X सीरीज के प्रोसेसर हो गए, उसके अलावा अब RTX स्पार्क भी आ गया। अब ये क्या करता है ना, इसकी एफिशिएंसी बहुत बेटर है, यानी कि जो परफॉर्मेंस पर वॉट का रेशियो है ना वो x86 के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। मतलब ये ना 50-60 वॉट पे भी इतनी बेटर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस निकाल पाता है जिसके लिए हमारा x86 हो सकता है 120 150 वॉट तक भी पुश हो जाए। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। और इसके अंदर टेंपरेचर्स ऑब्वियसली कम होते हैं और इसके अंदर सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू या रैम जो भी है उनका सबका काफी इजी इंटीग्रेशन है। और इसी के साथ साथ इसमें फैनलेस डिजाइन भी पॉसिबल हो पाता है बिकॉज पावर ड्रॉ ज्यादा नहीं होता। जैसे मैकबुक एयर उठा लो आप, उसके अंदर फैन थोड़ी होता है। प्रो सीरीज के अंदर फिर फैन शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यही आता है कि भैया जब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आर्म बेस्ड चिपसेट ले आया था विंडोज के लिए तो एनवीडिया ने ऐसा क्या कर दिया। देखो जब स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप्स आए थे ना उसमें कंपैटिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था कि आपको डे वन पे इतनी सारी एप्स ही नहीं मिल रही थी। सारी की सारी ऐप प्रिज्म इम्यूलेशन लेयर के थ्रू चल रही थी। ये मान लो कि आपका विंडोज की जो .exe फाइल होती है ना, आप अपने विंडोज पे रन करते हो, चलती तो है लेकिन वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है बिकॉज वो आर्म बेस्ड विंडोज के हिसाब से अभी बनी नहीं है। जब बन जाती है तो फिर वो उसी हिसाब से काम करती है। अब एनवीडिया ने क्या करा, इन पे ना है पैसे की कमी, अब विंडोज वालों के साथ इनका है उठना बैठना। इन्होंने विंडोज को फिर से रीडिजाइन करा है अपने RTX Spark के लिए, जिसकी वजह से विंडोज का शेड्यूलर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो मतलब काम को शेड्यूल करता है ना कि भाई कहां पे सीपीयू लगेगा, कहां पे जीपीयू, कहां पे रैम। और बेटर एफिशिएंसी के लिए इन्होंने पावर एंड थर्मल फ्रेमवर्क पे भी काम करा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के। और जो प्रिज्म इम्यूलेशन लेयर है उसको भी काफी ज्यादा इंप्रूव करा है कि भाई वो फुल पोटेंशियल अपना दे पाए अगर आप इम्यूलेशन के थ्रू भी एप्स वगैरह चला रहे हो। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस यूआई वाइज या फिर स्मूथनेस या पर्सनलाइजेशन, वो सारी चीजें तो जब देखो हमारे हाथ में आएगा तब पता लगेगा। और एनवीडिया इतना पुराना प्लेयर है मार्केट में, इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़िया है। बेसिकली गेमिंग का बहुत इशू आ रहा था, विंडोज ऑन आर्म के साथ ना एंटी चीट वाले गेम नहीं चलते थे। तो एनवीडिया रायट गेम्स से बात कर रहा है कि हम वैलोरेंट भी विंडोज ऑन आर्म पे लॉन्च कर पाए एंड अदर मेजर गेमिंग पार्टनर्स की हमारे जो विंडोज ऑन आर्म पे भी ना बड़ा इकोसिस्टम बन पाए गेमिंग का। एंड यस, गेमिंग भी हमने करके देखी RTX Spark पे, भाई काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकल गई। और ये सारी कंपनीज है जिसके साथ एनवीडिया काफी क्लोजली काम कर रहा है ताकि विंडोज ऑन आर्म पे इन सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर काफी बेटर तरीके से काम कर पाए। अब ये सारी चीजें विंडोज ऑन आर्म के लिए जब इंप्रूव हो जाएंगी तो बहती गंगा में फिर तो स्नैपड्रैगन भी हाथ धो लेगा ना। वैसे सुनने में आ रहा है इंडिया में इनकी X2 सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। हम सैन डिएगो गए थे जब इनकी X2 सीरीज अनाउंस हुई थी एंड उसकी भी हमने परफॉर्मेंस वगैरह देखी थी। और जब ये हमारा पूरा इकोसिस्टम इंप्रूव होगा देन डेफिनेटली वो हर चिपसेट के हिसाब से होगा। और मेरे हिसाब से एनवीडिया का RTX का अनाउंसमेंट बहुत लेट होने का रीजन भी यही है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इंप्रूव कर रहे थे बैक एंड में। ये नहीं कि सीधा भैया हमने विंडोज ऑन आर्म लगा दिया अब हम मार्केट में लाएंगे, फिर डेवलपर से पूछ रहे भैया वो फोटोशॉप बन जाता तो, अरे भैया प्रीमियर प्रो नहीं है क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात। अब मैं आपको उन डेमोस की बात बताता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करे वहां पे। सबसे पहले मेन हाईलाइट इस चिप का देखो AI है कि काफी एफिशिएंसी के साथ ये काफी बेटर AI की परफॉर्मेंस देगा। सबसे पहले तो देखो इन्होंने हर्बीज और ओपन क्लॉक की विंडोज ऐप लॉन्च की है एंड फिर उसको विंडोज के हिसाब से पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज भी करा ताकि विंडोज ऑन आर्म RTX Spark के थ्रू वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाए। साथ में ओपन शेल, पावर शेल के अंदर भी AI एजेंट्स का सपोर्ट हमारे को मिलेगा। प्लस ये मल्टी टोकन प्रेडिक्शन लाए हैं, बेसिकली मल्टी फ्रेम जनरेशन की तरह मान लो जैसे गेमिंग में एक फ्रेम से अगला फ्रेम वो खुद प्रेडिक्ट कर लेता है और उसके हिसाब से आपको बेटर FPS मिलता है। सिमिलरली जब भी हम कोई AI टूल यूज करते हैं या कोई चैटबॉट यूज करते हैं तो हम उससे पूछते हैं ना भाई इंडिया की कैपिटल क्या है, तो वो कहेगा न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली हो गया सिंगल टोकन। अब उसके आगे क्या, अब न्यू दिल्ली के बारे में कोई भी बात शुरू करेगा दिस सिटी या इट इज नोन फॉर, ये हो गया प्रिडिक्शन कि उसको बार बार वो रॉ पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका वो टोकन प्रिडिक्टेड रहेगा। तो इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी और हमारे को रिजल्ट्स भी फास्टर मिलेंगे। मतलब AI को प्रिडिक्ट करने के लिए भी AI ही यूज हो रहा है, चारों तरफ AI हो रहा है। और AI से रिलेटेड काफी सारे यूज केसेस डेमोन्स्ट्रेट किए इन्होंने, जैसे कोडिंग एंड डेवलपमेंट एजेंट इन्होंने दिखाया, इमेज जनरेशन एजेंट भी दिखाया कि फोटोशॉप से कॉन्टेक्स्ट लेकर उसको कंफी UI में जो हमारा एक इंटरफेस होता है फ्लक्स इमेज जनरेशन मॉडल यूज करके जनरेट कर रहा था। एंड जो कंफी UI का वर्कफ्लो हमने देखा वो काफी कॉम्प्लेक्स था भाई दिखने में। अब जो लोग लोकली AI वगैरह पे काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं इसके बारे में वो चीजें समझ पा रहे होंगे, और जिनको ये चीज नहीं समझ आ रही भाई थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना शुरू करो, थोड़ा समझना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर तो देखो यही है। AI जॉब नहीं खाएगा, AI जिसको नहीं आता उसकी जॉब जाएगी। और क्रिएटिव यूजर्स के लिए अगर आप प्रीमियर प्रो वगैरह चलाते हो तो क्या होता है ना, माइंड में आता है भाई विंडोज ऑन आर्म पे वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे उस पे भी परफॉर्मेंस हमारे को काफी बढ़िया मिलेगी बिकॉज यहाँ पे देखो RTX का नाम लग गया, जो इनका AV1 कोडेक है जो एनवीडिया का ही है उसका सपोर्ट हमारे को मिलेगा एंड मल्टी कैम फुटेज वगैरह आपको रन करनी हो, एकदम स्मूदर एक्सपीरियंस चाहिए टाइमलाइन लेवल पे तो वो आपको मिल जाएगा। एंड यस, प्रीमियर है वो ऑफिशियली विंडोज ऑन आर्म के लिए आ चुका है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा ब्लेंडर भी एंड अनरियल इंजन में भी ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया दी। और फिर गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करते तो हमने गेम्स वगैरह वहां पे ट्राई करे, जैसे प्रैग्मेटा, एलन वेक, फोर्टनाइट एंड इनका काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। इवन प्रैग्मेटा एंड एलन वेक 2 तो प्रिज्म इम्यूलेशन के थ्रू चल रहे थे, उसके बावजूद भी काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। लेकिन ये सेटिंग्स नहीं देखने दे रहे थे। इंडियाना जोन्स मैंने कंट्रोलर पकड़ा हाथ में, मैंने कहा थोड़ा सेटिंग वेटिंग देखूं, भाई साहब फटाफट लैपटॉप बंद। No. Okay, now you don't get to do gaming. फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्लाउड पे तो नहीं चला रहे? कह रहे नहीं इतना भी नहीं हो रहा। एंड यस, मेनली द डिवाइसेस जो OEMs की आने वाली हैं, Asus की ProArt सीरीज मिलेगी, Dell में XPS सीरीज, HP की OmniBook X14 सीरीज, Lenovo की Yoga Pro सीरीज में आएंगे और Microsoft की Surface सीरीज एंड MSI की Prestige सीरीज। तो इन्होंने जितना भी प्रीमियम लाइनअप है सब OEMs का
वही चूज किया है, बिकॉज भाई ये टारगेट मैकबुक के M5 Pro और M5 Max चिपसेट को कर रहे हैं। तो फिर भाई आपको एक्सपीरियंस भी फिर वो प्रीमियम वाले चाहिए इन हैंड भी। बाकी इन्हीं सब OEMs के मिनी पीसीज भी आएंगे। किसी को मान लो डेस्क सेटअप बनाना है, लैपटॉप नहीं चाहिए, तो वो लोग मिनी पीसीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। और RTX Spark की कहानी भाई ऐसे खत्म नहीं होती कि भैया हाँ नई सी चीज आई है, अब ज्यादा हाइप में है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद इन्होंने 2030 तक का सारा रोड मैप बताया अपने GTC कीनोट के अंदर कि भैया LPDDR6 रैम, इनके अपकमिंग आर्किटेक्चर, सब कुछ। मतलब ARM बेस्ड डिवाइसेस का मामला एक्साइटिंग होने वाला है फ्यूचर में। एंड यार ये सब देखने के बाद मेरे माइंड में सवाल ये आ रहा था कि जब स्नैपड्रैगन X2 सीरीज के साथ आएगा तो यार वो कहां स्टैंड करेगा। देखो वैसे Nvidia RTX Spark 2 to 3 लाख रुपीस के आसपास हो सकता है जो रूमर्ड प्राइसिंग है अभी के हिसाब से। एंड ये डेफिनेटली M5 Pro चिपसेट के आसपास की प्राइसिंग हो गई। अब अगर स्नैपड्रैगन आता है अपने X2 लाइनअप के साथ, वो रहता है 2 लाख के अंडर या 1.5 लाख के अंडर, तो फिर वो बजट वाले कंज्यूमर्स को टारगेट करेगा। फिर उसमें उनकी X2 प्लस चिपसेट आएगा, X2 भी आएगा, X2 Elite भी आएगा, वो डिफरेंट लाइनअप पे आ सकता है। और कंपटीशन जितना भयंकर होता है कंज्यूमर्स का उतना ज्यादा फायदा होता है। फिर एप्पल भी अपना कुछ तिकड़म लगाएगा मार्केट में सस्टेन करने के लिए। एंड लेट्स सी क्या होता है। RTX Spark की कोई डिवाइस इंडिया में लॉन्च होती है 100% हम रिव्यू करेंगे, नहीं भी लॉन्च होती तो भी हम जुगाड़ करेंगे, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी से भाई साहब प्यार ही बहुत है। बाकी अब यही था मेरे पास RTX Spark के बारे में बताने के लिए। आपको क्या चीज एक्साइटिंग लगी और कुछ कोई डिटेल आप चाहते हो जो मैंने मिस कर दी हो तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर सकते हैं। बाकी यहां तक आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब तक के लिए बाय।